एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू पर्चा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कल मैंने एक मैराथन क्लास रिलीज़ की थी, अपलोड की थी, जिसमें हमने मीडिवल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। पार्ट 1 में हमने अरब जो इन्वेडर्स आए थे, अरब इन्वेडर्स से लेकर दिल्ली सल्तनत तक की बातें की हैं, जिसमें विजयनगर एम्पायर के भी क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग जो मीडिवल हिस्ट्री का पीरियड है उसको हम सेकंड मैराथन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आपका जो अभी आईबी का पेपर है, इनफैक्ट आपका जो एआई का एग्ज़ाम है, उन सब के लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड बात, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी का कैलेंडर भी, तो कुछ आपको नई बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। 2 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्यों 2 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 2 और 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस पर अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई हुई है, राइट? मूवी नहीं है शायद, वो सीरीज़ है। ओके, तो 1984 में केमिकल लीक हुआ था जिसका नाम है मिक गैस, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिलीज़ हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड बनाने में यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, और ये गैस रिलीज़ होती है और काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। जान चलाने के अलावा आज भी बहुत सारे बच्चे अगर उस एरिया के हैं तो वो अपंग पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, या फिर उनमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दिन को, ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इस दिन की मेमोरी में जो जाने गई थी उनकी मेमोरी में बेसिकली इस दिन की शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में हमने बात की, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्ट भी हैं जो कि डील करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से के साथ, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को अक्सर मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में पास हुआ था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये, एनजीटी, तो आंसर हो जाएगा 2010 में। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में पास हुआ है। तो ये कुछ हमारे एक्ट हैं। इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। दास प्रथा को या दास को ख़त्म करने की बात यहाँ पर बेसिकली की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थीम देखेंगे तो थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। 2 दिसंबर 1949 में एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको सप्रेस करने और जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उसको रोकने के लिए, मतलब जो वीमेंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसलिए 2 दिसंबर को इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं 2 दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT, इनके द्वारा 2001 में बेसिकली वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की शुरुआत हुई थी। मकसद है कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाना, कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाना। अब जैसा कि मैं बात कर रही थी, मैं इस कैलेंडर के ऊपर ही चर्चा कर रही थी। PDF आपको मिल जाएगी ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक होगी, टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो उस PDF में आपको ये चार्ट भी मिल जाएगा, जो कि एक टेंटेटिव कैलेंडर है SSC का, अपकमिंग आपके SSC की जो एग्ज़ाम है। हर बार कैसा होता है, सबसे पहले जब SSC के कैलेंडर की शुरुआत होती है तो SSC CGL का पेपर सबसे पहले होता है, लेकिन इस बार के कैलेंडर में थोड़ा सा अंतर है, CGL के पेपर को बाद में कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन को जूम करके यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेड C स्टेनो की वैकेंसी है। ठीक है, 5 जनवरी से इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, 25 जनवरी से फॉर्म भरेंगे, 25 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे और अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ये वाली वैकेंसी के बारे में, JEE SSC की जो JEE की वैकेंसी होती है, तो JEE का जो पेपर होगा आप यहाँ पर देखेंगे, JEE का जो पेपर है वो मई जून में होगा। वहीं अगर हम CGL की बात करें तो CGL
कि 11 जून से फॉर्म फिल किए जाएंगे और यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में CGL का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CHSL की बात करें, ये है CHSL जो है वो आपका जून जुलाई 2024 में पेपर होगा। ये टेंटेटिव कैलेंडर SSC की तरफ से जारी किया गया है, टेंटेटिव है, मे बी चेंज हो सकता है और यह थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, थोड़ी बहुत जो डेट्स है वो ऊपर नीचे होंगी। बाकी ये आपका टेस्ट पूरा कैलेंडर है 2024 में SSC के सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेनो के एग्ज़ाम की या फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, तो आप देखेंगे अप्रैल मई से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास अभी अगर देखा जाए तो 5 मंथ्स हैं लगभग SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस तो सब में आएगा ही। जनरल अवेयरनेस के लिए आप यहाँ पर SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपकी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, PYQ के साथ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज परचम के एप्लीकेशन से भी कोर्स को ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स भी लिया जा सकता है और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस किया जा सकता है। डन। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं जो न्यूज़ में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अर्शिया सतार। अर्शिया सतार, इन्हें फ्रेंच का जो अवार्ड है, मतलब फ्रांस का सम्मान इनको दिया गया है। सम्मान का नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। तो फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथर है और ट्रांसलेटर है जिनका नाम है अर्शिया। अर्शिया को यहाँ पर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सारी बुक्स का ट्रांसलेट किया है, जैसे कि रामायण का, महाभारत का, कथा सरित सागर का। इनकी एक बुक है द महाभारत फॉर चिल्ड्रन। इसके लिए इन्हें ऑलरेडी साहित्य अकादमी प्राइज़ फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर 2022 मिल चुका है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। क्या इसके पहले और कोई ऐसे भारतीय रहे हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है? तो आंसर है यस। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड जो है वो शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऋचा चड्ढा, कई सारे एक्टर, एक्ट्रेस और ऑथर्स वगैरह को ऑलरेडी मिल भी चुका है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो नोबेल पीस प्राइज़ अवॉर्डी रहे हैं। ही पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो हेनरी किसिंजर। ही पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें अगर हम बात करें तो जो पेरिस पीस अकॉर्ड है, पेरिस पीस अकॉर्ड जो साइन हुआ था उसमें इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए 1973 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा USA और चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने USA के रास्ते ओपन किए थे रिलेशन बनाने के लिए चाइना के साथ। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कई सारी पोजीशन पे इन्होंने काम किया है। ये फॉर्मर USA सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं 1969 में। ही बिकेम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन 1973। ठीक है, तो इनको यहाँ पर 1973 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ही पास्ड अवे रिसेंटली। डन। तो 2 पर्सन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अगली बात करेंगे हम 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल के बारे में। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में 5वें नंबर का ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, मतलब केरला में। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर, उनके द्वारा जो 5वें नंबर के ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसकी थीम देख लेते हैं। तो थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड द रिसर्जेंट आयुर्वेदा। डन। नेक्स्ट, यहाँ पर ये असम के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक कैंपेन, एक प्रोग्राम रन किया गया था विच इज़ अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन। तो इनके इस आंदोलन के कारण अलग अलग कैटेगरी में, लगभग 9 अलग अलग कैटेगरी में आसाम के इस मूवमेंट को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और अलग अलग कैटेगरी में इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 9 कैटेगरीज। कौन कौन सी है 9 कैटेगरी वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप बस
सुनने के लिए सुन लीजिए कि कौन कौन सी वो 9 कैटेगरी हैं। बस इतना याद रखना है कि अमृत वृक्ष आंदोलन किसका है, आसाम गवर्नमेंट का है। इस आंदोलन की अलग अलग कैटेगरी को कितने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो 9। ठीक है, कौन कौन सा है, तो एक ही दिन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पॉटेड सैपलिंग, जो आपके छोटे छोटे नर्सरी या पौधे होते हैं उनको लगभग 22 किलोमीटर लंबी लाइन में लगाया गया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट वन वेन्यू इन 24 आवर्स, एक ही जगह में एक ही वेन्यू में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण, सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए थे। ठीक है, मोस्ट ट्री प्लांटेड बाय द टीम इन 24 आवर्स, 24 घंटे में टीम के द्वारा सबसे अधिक वृक्षारोपण किया गया। तो ऐसी ही अलग अलग कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट के इस आंदोलन को 9 गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में कैटेगरीज में शामिल किया गया है। क्लियर है, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपको बता दिया है तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर मामला सामने आया है, HDFC का एक कैंपेन था जिसका नाम है इंश्योर इंडिया कैंपेन। इंश्योर इंडिया कैंपेन का मकसद ये है कि जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस होती है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस हो, इनका अपना खुद का टारगेट भी है। तो HDFC लाइफ के द्वारा, इंडिया का लीडिंग इंश्योरर है HDFC लाइफ, इनके द्वारा एक कैंपेन रन किया गया था, इंश्योर इंडिया कैंपेन। तो इस कैंपेन के अंतर्गत सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो क्लिक करके भेजी और पूरा फ़ोटो का एक कोलाज वगैरह तैयार किया गया, तो इसलिए इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्फी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक विंटर सेशन स्टार्ट होना है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में टोटल 11 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिनमें से 7 न्यू बिल्स हैं और 11 पेंडिंग बिल्स हैं जिन पर डिस्कशन होगा। फिर उन बिल्स को लोकसभा से पास करेंगे, राज्यसभा से पास करेंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, मतलब बिल का अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर प्लान कर रही है मोदी गवर्नमेंट नए 7 बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का। कुछ बिल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, इसके अंतर्गत एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बनाई जाएगी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी की जो असेंबली है उसमें वीमेंस कोटा, असेंबली में जो वीमेंस का रिजर्वेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बिल पास किया जा रहा है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो इसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इसके अंतर्गत कश्मीर की जो असेंबली है उसमें 33% रिजर्वेशन या कोटा वीमेंस के लिए होगा। इसके अलावा असेंबली की जो सीट है वो 107 से 114 करने का भी प्लान है, हो सकता है इस असेंबली में या इस सेशन में इस बिल को पास कर दिया जाए। इसके अलावा सिमिलर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023, जिसका उद्देश्य होगा 33% रिजर्वेशन वीमेंस कोटा, कहाँ पे, पुदुचेरी असेंबली में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकेंड अमेंडमेंट बिल को भी लाया जाएगा। ये बिल बेसिकली इंश्योर करता है कि जो दिल्ली मतलब NCR का एरिया है वहाँ पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट या अनएथोराइज्ड डेवलपमेंट ना हो, उस बात को इंश्योर करने के लिए बिल है। इसके अलावा हमारे कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस भी होते हैं, तो बॉयलर बिल 2023 लाया जाएगा। फिर हमने आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि इंडियन पीनल कोड, फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। तो इन बिल को भी जो है वो पेश किया जाएगा लोकसभा में। क्लियर? तो ऐसे कई और बिल है। पहले विंटर सेशन स्टार्ट हो जाए और फिर जो बिल होगा, जो इंपॉर्टेंट बिल लगेगा, जिस पे डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत होगी, उस बिल को हम अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो इस फेस्टिवल को या उत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हमारा जल शक्ति मंत्रालय इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। 1 दिसंबर से इस उत्सव की शुरुआत हुई है जहाज महल में, मेहरौली, दिल्ली में। मकसद क्या है इस उत्सव का? तो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस दिलाना टूवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर हेरिटेज साइट।
जो वाटर हेरिटेज साइट है उनको कंजर्व करने के लिए लोगों को अवेयरनेस दिलाना। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कुछ समय पहले एक कैंपेन भी लॉन्च की थी, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की थी और ये भी इंश्योर करता था कि हमें वाटर का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, थीम क्या थी कैच द रेन की? तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अपनी 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स के बारे में। 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप सोलो वाटर क्राफ्ट, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में। कब हुआ था? 30 अप्रैल 2019 में। 30 अप्रैल 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर SWC मतलब सोलो वाटर क्राफ्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे हाथ मिलाए थे, MOU साइन किया था। तो इन 8 में से 3 को लॉन्च कर दिया गया है फॉर इंडियन नेवी। तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली फर्स्ट 3 शिप ऑफ द इंडियन नेवी ASW सोलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट की लॉन्च की गई हैं। इन 3 शिप्स का नाम क्या है? माहे, मालवा एंड मैंग्रोल। ठीक है, और अथर्ववेद के आह्वान के साथ, अथर्ववेद की चांटिंग के साथ बेसिकली इन शिप्स को लॉन्च किया गया है। लगभग 78 मीटर लंबी ये शिप है जो कि 900 टन पानी को रिप्लेस कर सकती हैं, वाटर को रिप्लेस कर सकती है और मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट की है। इन शिप्स को बनाने के लिए 80% जो भी मटेरियल इस्तेमाल है या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया है। बाकी कुछ चीज़ें हमने बोरो भी की हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इनको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और नए इनिशिएटिव के बारे में, ब्लड प्लस। देखिए होता क्या है, आप लोग ने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारा ब्लड वगैरह वहाँ पे रखा जाता है। जब किसी को ज़रूरत होती है, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो वो ब्लड बैंक से ब्लड को ले सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हर एक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है? आंसर है नो। आंसर है नो, हर एक हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं होता। जैसे कि हमारे ज़िले में एक ब्लड बैंक है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ मेरे ज़िले में एक ब्लड बैंक है, लेकिन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल या सारे सरकारी हॉस्पिटल के पास ब्लड बैंक नहीं होता। पहली चीज़ तो आप ये समझिए। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक भी बहुत बड़ा इशू होता है कि मतलब एक जगह ब्लड बैंक में ब्लड है, किसी दूर जगह पे किसी हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है, किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है, तो लॉजिस्टिक भी यहाँ पे बहुत क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। और ब्लड बैंक में जो ब्लड है वो हर साल कई यूनिट ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो उस हेल्थ केयर सेक्टर में जो ब्लड की वेस्टेज हो रही है और जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को पहुँचाने में, जिससे कई सारी जानें चली जाती हैं, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लड प्लस को लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है फॉर हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक। तो डिमांड के आधार पर, उनकी ज़रूरत के आधार पर ब्लड को पहुंचाया जाएगा, जिससे ब्लड वेस्टेज जो होता है हेल्थ केयर सेक्टर में उनको भी रिड्यूस किया जा सकेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में जो चैलेंज आते हैं ब्लड को मैनेज करने में, तो उसको ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके अलावा जो एवरेज सोर्सिंग टाइम है उसको भी रिड्यूस कर देगा ये एप्लीकेशन। मतलब ये जो ब्लड प्लस है 6 आवर्स जो आपका टाइम लगता है उसको रिड्यूस हो जाएगा ये 2 आवर एंड 7 मिनट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड फेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली देखिए बिडिंग हुई थी, तो सऊदी अरेबिया ने जीत ली है बिड और 2023 का वर्ल्ड फेयर होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। रियाद जो कि कैपिटल है गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया की, उसने होस्टिंग राइट एक्वायर कर ली है एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का। इसने डिफीट किया है इटली को एंड साउथ कोरिया को। क्लियर? कब होगा? अक्टूबर 2030 में वर्ल्ड एक्सपो कहाँ पर होगा? वर्ल्ड फेयर होगा आपका सऊदी अरेबिया में। चलिए अब बात करते हैं इस सर्कुलर रेल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, इस सर्कुलर रेल नेटवर्क है बेसिकली जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जब यहाँ पर पूरे आईटी हब आपको देखने को मिलेंगे, आईटी पार्क, आईटी कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी होता है। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है बेंगलुरु में। और ये इंडिया का सबसे बड़ा सर्कुलर रेल नेटवर्क होगा। अभी तो फिलहाल 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं प्रॉपर इसकी प्लानिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए। बाद में फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा मिली है।
सो बेंगलुरु टू गेट इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे, इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे कहाँ पे तैयार होगा? बेंगलुरु में होगा। अभी क्या किसी सिटी में ऐसा है? आंसर है यस, चेन्नई में अभी प्रेजेंटली सर्कुलर रेलवे काम करता है और वो जो कि 235 किलोमीटर का है, लेकिन बेंगलुरु में जब ये तैयार हो जाएगा तो ये 287 किलोमीटर का सर्कुलर रेलवे होगा, जो कि अलग अलग स्टेशन के बेंगलुरु को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर? इसके लिए जो प्रोजेक्ट दिया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट दिया गया है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका लिमिटेड को दिया है। जॉइंट वेंचर बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट का 51% शेयर होगा, वही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 49% शेयर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है फतह 2। फतह 1 आई थी, फिर अभी फतह 2 आई है और ईरान की मिसाइल है ये। ईरान ने अपनी नई और इम्प्रूव वर्जन हाइपरसोनिक वेपन या हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है फतह 2। फतह 2 का मतलब, फतह का मतलब होता है कॉन्कर करना, जीत हासिल करना। इसको डिज़ाइन किसने किया है? ईरान ने तैयार किया है। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया है। इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 1500 किलोमीटर की रेंज है और स्पीड अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो है 15 मैक। जब 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो वेपन सिस्टम होते हैं जिनकी स्पीड 5 मैक, एटलीस्ट 5 मैक और उससे ज़्यादा होती है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे मिसाइल्स को हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी फास्ट है कि जो आपके सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो उन डिफेंस सिस्टम के टारगेट में या रेंज में नहीं आती। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे विच इज़ गोलन हाइट। वापस से न्यूज़ में है, हमेशा आखिरकार वो न्यूज़ में रहती है और यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में बने हैं और आने वाले समय में भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी लोकेशन हम समझते हैं। ये इजराइल है और ये है सीरिया। तो इजराइल और सीरिया की बॉर्डर पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेसिकली ये। ठीक है, ये है आपके गोलन हाइट्स। काफ़ी समय से डिस्प्यूटेड है, विवादित है। तो यहाँ पर इजराइल के खिलाफ या इजराइल और सीरिया के इस डिस्प्यूट के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और एक डीप कंसर्न दिखाया गया था कि इजराइल अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ नहीं कर रही है गोलन हाइट से। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन को, इस ड्राफ्ट को पेश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मिडिल ईस्ट की कंडीशन को हैंडल करने के लिए। और इस रेजोल्यूशन को पेश किसने किया था? इजिप्ट ने किया था। जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग हुई और इंडिया ने भी वोट डाला, मतलब इंडिया ने सीरिया के फेवर में वोट डाला कि हाँ, इजराइल को गोलन हाइट से अपनी फोर्सेस को वापस या विथड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इंडिया ने भी यहाँ पे वोटिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे गोलन रीजन के बारे में बात करें तो साउथ वेस्ट सीरिया में आपको ये गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा। इजरायली फोर्सेस के द्वारा इन्हें 5 जून 1967 में जो है वो एक्वायर कर लिया गया था और इस पे 30 से ज़्यादा आपको इजरायली सेटलमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इलीगल है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इसलिए ये पूरा एरिया जो है वो कैसा बना है? डिस्प्यूटेड बना है, विवादित बना है। अब यहाँ से अगर आपसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो वो पूछेगा कि सी ऑफ गैलिली कहाँ है? तो सी ऑफ गैलिली आप देखिए, इजराइल और सीरिया के बीच में आपको सी ऑफ गैलिली दिखाई देगा। बेसिकली जो गोलन हाइट है, अगर इसकी बाउंड्री के बारे में देखें तो इसकी बाउंड्री में अगर आप साउथ की तरफ जाओगे ना तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको वेस्ट की तरफ क्या मिलेगा? सी ऑफ गैलिली मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे जॉर्डन रिवर बह रही है। ठीक है, अगर और बात करें तो यहाँ पर यारमुक रिवर भी यहाँ पर बहती है। तो हमको इतनी सारी नदियाँ याद नहीं रखनी, हमको यहाँ पे सी ऑफ गैलिली पता होना चाहिए। और यहीं अगर आप नॉर्थ में जाओगे, गोलन हाइट्स के नॉर्थ में जाओगे तो आपको माउंट हेरमोन देखने को मिलेगा। तो माउंट हेरमोन का नाम याद रखिएगा और सी ऑफ गैलिली के नाम को याद रखिएगा। इसके अलावा आप इजराइल का हाइफा फोर्ट भी याद रख सकते हैं, चर्चा में था, न्यूज़ में था। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात, काशी तमिल संगम फेज़ 2। तो काशी तमिल समागम जो है या संगम जो है उसका सेकेंड फेज की शुरुआत 17 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में होगी। इसके लिए IIT मद्रास के द्वारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया 10,000 मोर हाउसेज बनाएगा। कहाँ पर? श्रीलंका में। तो इंडिया का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है कंट्री का, उसको एक्सटेंड करते हुए 10,000 और घर प्लांटेशन करेगा, तैयार करेगा श्रीलंका में। ठीक है,
यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया भुवनेश्वर में ऑन द महिमा कल्ट। नेक्स्ट है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो हमारे 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की पहली बार यहाँ पर बिडिंग हो रही है, जिसमें शामिल किया गया है लिथियम और ग्रेफाइट को फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आंसर हो जाएगा 5 सालों के लिए इसका एक्सटेंशन मिला है। 2020 में कोविड के समय इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितना बजट रखा गया है। तो लगभग 24,000 करोड़ का बजट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत मतलब पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर कितने पीबीटीजी कम्युनिटी को शामिल किया है। तो आंसर है 75 पीबीटीजी कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड कहाँ पर दिया जाएगा, होस्ट कौन करेगा। तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो ये अवार्ड दिया जाएगा अब्दुल्लाही मीरे को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, साउथ एशियन वो पहली कंट्री कौन से बन गई है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। तो साउथ एशिया की पहली कंट्री बन गई है नेपाल। ऑप्शन सी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल क्या है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप करना है तेलंगाना में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। महिमा कल्ट एक रिलीजियस मूवमेंट, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर कांगला पैलेस कहाँ पर है, कल हमने डिस्कशन किया था कांगला पैलेस पे। तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में। आपको ये आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिल जाएगी। Which Asian country has launched e-auction for 20 critical mineral block including lithium and graphite। तो इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करेंट अफेयर से नहीं है, इन जनरल क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक और फैसला आया। जब मैं करेंट अफेयर्स बना के जस्ट मतलब रेडी हुई थी कि चलो वीडियो बना लेते हैं, और तभी मैंने न्यूज़ देखी तो मैं इसको ऐड नहीं कर पाई कि फिरोज़ाबाद का नाम चेंज करके चंद्रनगर वगैरह करने वाले हैं। तो इसको हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।